Hello and welcome everyone. Welcome to the Matti Pao podcast with me, Usman Zafar, and my very dear friend and colleague. अमित जुल्का। क्या हाल है अमित? How's everything going? बिल्कुल ठीक। Great to finally begin this. It was long in the क्या कहते हैं gestation period Hmm. और finally अब हम शुरू कर रहे हैं. Hmm. So it's great. तो take it. तुम अब explain करो कि हमको इधर कर क्या रहे हैं पहले and उस तो बाद ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂगे. So basically, Amit and I are both professional procrastinators. We've been thinking about doing this for a very long time. आइडिया हमारा बड़ा सिंपल था. हम दोनों मुल्कों के अपने इश्यूज भी हैं, लेकिन साथ साथ बहुत सारी एक कल्चरल पोरसनेस भी है जो बहुत बार लोग समझ नहीं पाते, चूंकि हमारे रीजन की और हमारे मुल्कों की बड़ी इंटरेस्टिंग डायनामिक्स हैं. तो while everyone is going off talking about इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हमने सोचा कि क्यों ना दो पंजाबी भाई जो बॉर्डर के दूसरे पार जो है रहते हैं, जरा अपने ही ममालिक के बारे में थोड़ा सा एक मुख्तलिफ आईने से देखने की कोशिश करें. तो we were very glad to meet each other during university, and then after that we thought we should kind of get around to developing a project where we can talk about our countries from an independent lens and from a cross border lens at the same time. और मट्टी पाव का नाम ही ये है कि जो हमारे इख्तलाफात हैं और जो हमारे मसले हैं, जो रवायती इश्यूज हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के हैं, उन पे तो बात होगी होगी, लेकिन ज़रा कोशिश करें कि एक टुगेदरनेस और एक कल्चरल कंग्लोमरेंस का एक स्पिरिट देखते हुए हम इन इश्यूज को एक मुख्तलिफ पहलू से देखने की कोशिश करें, एज ब्रदर्स, एज फ्रेंड्स एंड एज फ्रेनेमीज. क्या ख्याल है? बिल्कुल फ्रेनेमीज तो मैं बिल्कुल इस बात से मतलब मैं मुत्फिक हूँ क्योंकि मीन गर्ल्स का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ तो वो तो है ही लेकिन इसके अलावा हम वैसे उस्मान यू हैव एक्सप्लेन्ड इट प्रीटी वेल पर मैं बस उसमें थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि एक तो ये है कि दिस इज नॉट जस्ट लाइक आई एन इंडियन टॉकिंग अबाउट इंडियन थिंग्स एंड उस्मान अ पाकिस्तानी टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी थिंग्स. इट इज ऑल्सो कि आई गिव व्हाट माय परसेप्शन के जी पाकिस्तान में क्या हो रहा है और similarly Usman talking about India because at the end we also want to displace the binary ke oh ji Indian वाले गाल कर रहे ने ते Pakistan वाले गाल कर रहे ने and also to kind of train our eyes away from the traditional what is considered serious analysis. Actually ये आया ही एक जो हमारे मीडिया में नॉर्मली तज्जियाकार होते हैं और एनालिस्ट होते हैं जिनको एक बहुत ही बड़ा वो मकाम दिया जाता है, तो उस पूरे डिस्कोर्स का एक क्रिटिक है ये कि वो किन चीज़ों पे फोकस करते हैं. हम उन चीज़ों से हट के थोड़ा फोकस करेंगे या उन चीज़ों को एक हट के देखेंगे, एक दूसरी नज़र से देखेंगे. सो दिस इज द एम and we hope to have fun while we do this. So it's a podcast that is not trying to take itself too seriously. So yeah, so that's that. तो उस्मान आज का टॉपिक फिर इंट्रोड्यूस कर दो. बिफोर आई जस्ट डू दैट, या अमित, आपने बात बिल्कुल सही की है कि हम जो है नॉन तज्जिया कार जो है एक तज्जिया देना चाहते हैं, बट वी ऑल्सो एक्सेप्ट द आयरनी दैट इज कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और अमित जो है एकेडमिक हैं, जो क्लासिक तज्जिया कार पोजिशंस होती हैं. मेरे ख्याल से सिर्फ सियासी और दिफाई तज्जिया कार रह गया है, बाकी भी जो है हमारा सारा कुछ रेज्यूमे इन चीज़ों पर पूरा आता है. विद दैट अमित, आई थॉट कि हम आज की जो हमारी पहली एपिसोड है पॉडकास्ट की, वो हम एक बहुत इम्पोर्टेंट मौजू पे करें जो काफी अरसे से हम देख भी रहे थे और हमें डर भी था कि the current situation with the coronavirus pandemic, it would eventually accelerate to a level जो शायद हमने we were fearing and hoping would not happen. लेकिन unfortunately it has happened. It has been something जो पूरी दुनिया को, it has taken it by storm. But the last few weeks have been particularly very difficult. And seeing the situation in India, especially from the other side of the border, I can't tell you कि how much my heart bleeds to see. अभी मैं recently, अभी just before this podcast started, I was going through some of the data, and India seems to have crossed the 200,000 mark in terms of deaths, which is the highest mark that's ever happened. And it's gone above 300,000, 350,000 or 400,000 cases for the first time daily. And I can't imagine what the situation is over there.
बिल्कुल। एंड जस्ट टू ऐड, यू हैव समराइज्ड इट परफेक्टली। बस उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि एक तो ये है कि ये जो भी फिगर्स हैं ये बहुत ही हमारे ऑफिशियल फिगर्स हैं, विच आर हाईली कंटेस्टेबल फ्रॉम द रिपोर्ट्स ऑन द ग्राउंड। वी नो फ्रॉम लोकल जर्नलिस्ट के ये मतलब काफी गुना होगा इसके जो भी असल जो फिगर है। और उसके अलावा ये भी है कि हम इधर सिर्फ वायरस के बारे में और पैंडेमिक के बारे में एज ए डिजीज नहीं बात करने वाले, क्योंकि वैसे भी हमारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। We are going to talk more about also the socio-political dynamics which the pandemic has generated within India. तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और ऑब्वियसली क्योंकि ये खिता वैसे तो कॉमन ही है, हाउ मच एवर वी प्रिटेंड दैट आवर बॉर्डर्स आर इलेक्ट्रिफाइड एंड फेंस्ड, तो इसके क्या असरात होंगे पाकिस्तान में वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल let's begin with your impressions, Usman, like from across the Radcliffe line। क्या लग रहा है, क्या मतलब इम्प्रेशन है जो इंडिया में गुजर रही है उसके बारे में, क्या लोगों की राय है about what's happening also in terms of the politics around it? So I'll start with a more personal take on it, and then I'll kind of try to extrapolate it a bit. So in terms of trying to understand how this pandemic has hit, वही आप वाली बात के हम numbers की तो बात कर सकते हैं, and the numbers are very horrific. But the thing people don't tend to think about too much is that every number, every single number tells a really, really important story. And that story is of human beings, families that have been completely decimated by this. I mean, in a way, it's also personal for Amit and me, because our own family members have gotten COVID. A lot of our friends have gotten COVID. A mutual friend of ours recently passed away from the coronavirus as well, and that kind of really woke me up a lot, because I have been taking this virus a bit more seriously than people around me. I've been referred to as a Cassandra of sorts, के मैं हर वक्त जो है वो एक alarmist मैंने एक attitude रखा हुआ है, but seeing the numbers the way they are in India, people are like now genuinely very worried about that. And this whole idea कि जी इस खत्ते में या इस region में कोरोना वायरस हो नहीं सकता क्योंकि इधर इम्यूनिटी बड़ी अच्छी है लोगों की, all of that is going to take a back seat if anything happens back in Pakistan. In terms of how people here are reacting to it, initially when the numbers were increasing, I won't lie, there was a lot of schadenfreude के like इंडिया ने बड़ी बात की थी कि जी हम जो है हमने वायरस को कंट्रोल में रखा है और ये देखिए इनका ये रिस्पॉन्स है. बट दैट वाज a very small and a very short lived point of view. As the case numbers started rising, and they rose to very alarming proportions, especially in the last 6-7 weeks, I saw that a lot of people started to express worry about this. मैंने मतलब just as an example, Saeed Rizwan एक researcher हैं Australian National University में, is a good friend of mine as well. उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस ट्विटर पे किया था कि लाइक लोग जो रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान ऑन द इंडियन कोरोना वायरस सिचुएशन was not some kind of a manufactured response कि लोग कह रहे हैं oh you know all our thoughts and prayers are in India. There was a lot of organic activity that was happening. A lot of people genuinely concerned and empathetic for the situation in India started to send their heartfelt comments on it, started to send their sympathies on it. And many of them genuinely have been asking, is there any way that we can help? And I understand कि कभी कभी जब पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से प्लीज आती हैं कि वी कैन सेंड ऑक्सीजन टैंक्स टू इंडिया फॉर एग्जांपल, इट माइट कम अक्रॉस एज अ सॉर्ट ऑफ कहते ना gesture which also is kind of a political dig. लेकिन in this case, especially seeing the way things have been the last few weeks, people are very worried. And I think I would like to feel I'm not the only one whose heart literally feels and bleeds for what is happening on the opposite side of the border right now. It's very upsetting and very concerning, and a lot of us want to know how we can help. बिल्कुल। तो एक तो चीज़ है कि हाँ, इंडिया में भी वी हैव नोटिस्ड कि पाकिस्तान, जो हम तो जैसे ट्विटर से ही देख सकते हैं और मतलब ऑनलाइन डिस्कोर्स से ही देख सकते हैं कि क्या रिएक्शंस हैं, एंड इट हैज़ बीन वेरी हार्ट वार्मिंग टू सी ऑल ऑफ दैट, स्पेशली गिवन द poison in Indian right-wing media, which has emerged in the last 7-8 years about Pakistan. So it was very heartwarming to see that kind of sympathy and the kind of humanism that was expressed. और इसमें एक और भी tragedy छुपी हुई है कहीं,
वो ये है कि कल मैं एक बंदे की ट्वीट पढ़ रहा था, वो अमृतसर से था. ही सेड, वेल व्हाई डू वी हैव टू गेट आवर ऑक्सीजन सिलेंडर्स फ्रॉम 350 किलोमीटर्स अवे. ही वाज रेफरिंग टू दिल्ली प्रेज्यूमेबली, जबकि लाहौर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है. और वहां पे आप जो हमारे खित्ते की एक ट्रेजेडी भी देखते हैं कि बिकॉज वी हैव नॉट बीन एबल टू फॉर्म अ रीजनल फ्रेमवर्क, यू नो, इवन इन टर्म्स ऑफ बेसिक्स. मैं तो यूरोपियन यूनियन तक जा ही नहीं रहा. मैं तो कह रहा हूँ ये बेसिक कि भाई आप डिजास्टर मैकेनिज्म बनाएं जो रीजनली फोकस्ड हो या कुछ हो. वी हैव इवन स्लिप्ड अप ऑन दैट कि देयर इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी कैन गेट हेल्प, लेकिन एक वहां पे ईगो भी आ जाती है कि हम क्यों उधर की मदद लें. इट इज एक्चुअली अ टिपिकल मोहल्ला डायनामिक. इट इज नॉट एनीथिंग व्हाट रिक्वायर्स अ सोफिस्टिकेटेड पॉलिटिकल डायनामिक कि मैं क्यों जी ओदी मदद लवां या कुछ करा. इट इज लिटरली ऑन दैट लेवल. And the other thing about this tragedy is how avoidable it could have been, like the extent of it. Obviously, we understand it's a pandemic. तो मैं उस्मान के साथ बहुत टाइम से एक शेर बहुत मतलब हमारा दोनों का फेवरेट है कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन कुछ सानू मरन दा शौक भी सी. And Yeah. it applies to the situation so perfectly because yes, there was a pandemic और उसका एक second wave आना ही था. No one could have avoided that. लेकिन जो हमारा response था, जो स्टेट का रियासत का जो रिस्पॉन्स था, it was absolutely not only like negligent, it was callous. मतलब एक almost ऐसा लगता था कि वो तुले हुए हैं कि अपनी आवाम के अगेंस्ट ही तुले हुए हैं. तो और उधर इनकेपेबिलिटी से भी मतलब एक आगे ही जो एक सूरत हाल होती है वो. तो दैट इज द अदर थिंग विच हैज रियली स्ट्रक डीपली विद इन द इंडियन मासेस. एंड यहाँ पे एक ट्विटर पे एक रिपोर्टर हैं आसिम अली, उन्होंने एक बहुत ही ऑफर्ड अ वेरी गुड एनालिसिस कि व्हाट हैपेंड दिस टाइम is that the middle class, and by middle class I don't mean middle income over here, I mean the people who culturally think of themselves as middle class. So they could be the urban middle income, upper middle income group in India, or even the affluent class in India. They used to have this unspoken social contract with the government in a sense के जी हम एक फोन कॉल करेंगे और हमें सारी सर्विसेज मुहैया हो जाएंगी. That was the basic dynamic कि यार कोई गल नहीं, ये तो हम मैनेज कर लेंगे. And that fundamentally has broken this time because even people who are influential are unable to get hospital beds, unable to get basic services which they presumed would be theirs, right? Private hospitals are full. And I think that is something that has fundamentally changed. You know, Usman would be aware, हमारे जो मुल्कों में जो गरीब आवाम है वो तो कभी उनको तो ये एक तवक्को ही नहीं होती कि मतलब स्टेट आएगी कभी. So this is a difference in the dynamic. And now, sorry, I'm again taking a very long discussion, and maybe I should have discussed No, this no, in it's fine. Please, please continue. Continue. पहली लेकिन पहली जो पॉडकास्ट में गलतियां होती है, कोई इशू नहीं. कोई बात नहीं. हाँ, तो जो तुम्हारा सवाल था ना कि ये हाउ कैन वी हेल्प, आई थिंक इन अ वे कंसिडरिंग द रिलेशंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स आर द वे दे आर, मुझे नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट वुड बी इन एनी हरी टू एक्सेप्ट हेल्प. बट इन द सेंस ऑफ व्हाट Pakistan's online population has done is quite reassuring to see in a way. So there is some help in that sense itself, you know, when you see people caring and people caring across the border जो आपसे कभी मिले नहीं है और जो जिनको आप दुश्मन समझते थे, ये एक बहुत बड़ी हेल्प है. और इसका एक और भी वो हुआ है कि मैं अब ऑनलाइन एक चेंज नोटिस कर रहा हूँ कि जब भी कोई अब कोई राइट विंगर कोई रिएक्शनरी बात करता है जैसे पाकिस्तान की या कुछ, तो उनको लोग बोलते हैं कि अरे भाई अभी क्या आप इधर ये मसले लेके बैठे हुए हो, मतलब वी हैव अ बिगर प्रॉब्लम एट हैंड. तो ये एक शिफ्ट है जो पिछले 2-3 साल में वो जो सर्जिकल स्ट्राइक और उड़ी और वेयर इज द जोश और ये जो एक डिस्कोर्स के बाद लगता था कि कहीं वो गायब हो गया है. बट यू सी दैट इन दिस क्राइसिस दोज डीप वेल स्प्रिंग्स ऑफ आइडियाज, यू नो, एक वो जो ह्यूमनिस्टिक ट्रेडिशन थी हमारी जो कहीं कहीं खो गई थी या थोड़ी मार्जिनलाइज हो गई थी, वो उभर के आ रही है. सो दैट आई फील इज इटसेल्फ plus in a way if you want to put a silver lining on this otherwise very dark period. So yeah, so that No, would be my very long non-answer. no, no, no. It's a very important answer because बात हुई है कि it's one thing to think in abstract terms कि कोई हमारे साथ है, कोई हमारे खिलाफ है, but to see people who are actually going through something like this, and it's not like Pakistan hasn't faced it. Pakistan is also going through its own wave. It's far less than that of India's right now. मतलब about
200 people died yesterday in all over Pakistan, which is the highest number we've had since the pandemic began. So हमारे यहाँ भी थोड़ी सी वो एक acceleration तो हो रही है, but the fact is that it's something that still affected us adversely as well. And I think जब आपका एक if whenever there's a confluence of experience, मतलब आप जब इन चीज़ों को jointly जब experience कर रहे होते हैं तो obviously there's a level of empathy that develops, even though there's a lot of COVID denialists here as well as elsewhere as well, लेकिन फिर भी इट्स समथिंग जिसका फर्क जो है, जिसका नुकसान हम सारों के ऊपर पहुंचा है, चाहे वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर हो, चाहे हमारी नौकरियों के ऊपर हो, चाहे हमारी सेहत के ऊपर हो, चाहे हमारे कल्चरल या टुगेदरनेस के हों। बहुत सारी चीज़ें जो है वो चैलेंज हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें वो बदल भी रही हैं। सो एक लेवल पे ना हमारी उस तरह जो है, बिकॉज वी काइंड ऑफ अंडरस्टैंड व्हाट यू गाइस आर गोइंग थ्रू, बिकॉज वी बिलोंग टू प्रीटी मच दो सेम स्ट्रक्चर्स एंड कल्चर्स एट सम लेवल। जो बात है ना आपने जो की है अबाउट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट दैट द गवर्नमेंट हैड विद एट लीस्ट अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल हैज बीन रियली चैलेंज्ड ड्यू टू कोविड एज वेल। आई वाज watching an interview of Barka Dutt, the prominent Indian journalist, after her father passed away on ITV. And she was talking about how I consider myself, like many would consider myself, as one of the elite. मतलब मैं upper middle class हूँ, but you know, a lot of people would consider me more than that or more affluent than that. And my father was dying and I couldn't find an ambulance for him. और जब finally ambulance आई, it was like a makeshift ambulance, it wasn't a real one. And Right. the idea के गुरुद्वारे जो हैं, जो बेसिकली भूखों को खाने देने के लिए, मतलब जो है उन्होंने कुछ दिन वगैरह डेजिग्नेट किए होते हैं, तो वो इस बार बिकॉज ऑफ द कोविड पेंडेमिक उन्होंने ऑक्सीजन के लंगर लगाए हुए कि बिल्कुल। वो लोग जो इतने गरीब हैं कि ऑक्सीजन इज बिकम काइंड ऑफ लाइक ऑलमोस्ट नेसेसिटी फॉर पीपल टू सर्वाइव। एंड द आइडिया दैट एन एवरेज ऑक्सीजन टैंक, आई थिंक यू वर टेलिंग मी दिस, वो $80 से कोई $1000 पे जो है अब ब्लैक में बिक रहा है। इट्स जस्ट शॉकिंग एंड अपॉलिंग। सो ऑब्वियसली एट सम लेवल even the rich don't have access to level of healthcare that should be expected, और उसकी भी obviously वजूहात हैं। I mean there's lots of things that go into it, structural breakdown है, बजट जो है वो इतना नहीं प्रोवाइड हुआ। बट आई वांट टू काइंड ऑफ टॉक अबाउट वन और टू थिंग्स वेरी यूनिक टू दिस। एक तो ये कि we all know the damage the pandemic has been doing. The problem that I see as the bigger issue is that people don't want to change. Fundamentally जो जिस वजह से ये चीज फैल भी रही है वो ये कि people didn't want to change. And this is something where I find a lot of similarity between the people of Pakistan and India. Either call it denialism, either call it pandemic fatigue, but I think people just stopped caring a little while ago कि यार होता है, ठीक है, हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी बर्बाद होती है, I don't care. It was expected that at some level the public would not care about this virus because it's been going on for a year or so. और ये by the way हर मुल्क में हुआ है. People have still been having protests and rallies despite the fact कि restrictions लगी हुई हैं pandemic की वजह से. What I think is more appalling and what I think is to blame, other than of course the healthcare system collapsing, is the collusion of government and administrative authorities in allowing this kind of behavior. And I want to specifically cite the Kumbh Mela in India, for example. And I want to cite the political rallies that have been happening, चाहे वो PDM की हो या चाहे वो हुकूमत की हो। अभी भी इस वक्त पाकिस्तान में भी एक इलेक्शंस भी चल रहे हैं, NA 249. In addition to that, there's also been protests by TLP on the French ambassador. We'll come to that later. There seems to be a complete lack of अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये सिचुएशन वो नहीं है जिसमें आप इस किस्म की अपनी जो है पुरानी रवायती चीजें कर सकते हैं। लेकिन द फैक्ट दैट द कुंभ मेला वाज अलाउड टू हैपन turned out to be probably the worst super spreader event that the world has seen on COVID. And that's saying something considering Trump's rallies. My concern is कि जो बिहेवियर अब इंडिया में अब देखा गया है उसकी वजह से इट्स गोइंग टूवर्ड्स एन ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल wave of spreading of the virus. बिल्कुल। और मैं इधर ना दो तीन चीजें और perhaps you can shed light on what's happening on Pakistan on this front। कि एक तो चले हमारी सोसाइटी में फेटलिज्म भी है और एक डिनायलिज्म भी है, और वो ऑल ऑफ दोस थिंग्स गॉट एक्सेंचुएटेड ड्यूरिंग दिस टाइम कि जी ओ जी जज जाना है, जज जाना ही है, यू नो, जब वक्त आएगा तो आएगा ही, एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। बट ऑल्सो इन ऑल ऑफ दिस व्हाट हैज हैपेंड इन इंडिया इवन बिफोर द कोम एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एक तो ये था कि कोई कंसिस्टेंट मैसेजिंग नहीं थी
कि एक लाउड स्पीकर पे आ रहा है कि मास्क डाल के रखें और ये 4 गाइडलाइंस हैं, इन पे हमेशा अमल करें और व्हाटएवर, राइट? ये एक इनकंसिस्टेंट मैसेजिंग का भी था कि बीच में आपने कहा कि जी हम तो जीत गए, हम तो कोरोना को हमने हरा दिया। I can't एक तो tell you ये how हो much रहा I था। hate that kind of messaging कि जी हमने कोरोना को हरा दिया। इधर भी पाकिस्तान में भी कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। We also went in a negative way because people were like कि भाई या मतलब that's not how a health messaging campaign works. Absolutely. So there has been that basic failure. The second failure, or which I would say is a deliberate policy measure, is that यहाँ पे जैसे इंडिया पाकिस्तान रिवायती तौर पे एक दुश्मन मुल्क मालिक माने गए हैं, तो जहाँ पर इंडिया में ये जो कोरोना का पूरा जो गवर्नमेंट पॉलिसी थी, इसमें दे ट्राई टू स्नीक इन सर्वेलेंस मेजर्स कि जी अच्छा वैक्सीन चाहिए, अच्छा आधार कार्ड लेके आओ। आधार कार्ड इज जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड होता है, इट इज लाइक Yes, दैट। yes, yes. तो और आधार कार्ड के साथ क्या है, इश्यूज बहुत हैं क्योंकि उसमें फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन होती है, और आप जानते होंगे जैसे हमारी जो सोसाइटी में काफी तबके हैं, जैसे एक सिंपल आई थिंक समवन इज गिविंग मी एन एग्जांपल, जो ये तंबाकू के पत्ते इकट्ठे करते हैं, तो उनके ना फिंगरप्रिंट्स वो हो जाते हैं ओवर द इयर्स, वो थोड़े धुंधला जाते हैं और समथिंग, सो एल्गोरिथम कैन नॉट ऑथेंटिकेट देम, और उस वजह से लोगों को जैसे वैक्सीनेशन नहीं मिलती है या और जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो नहीं मिलते। तो एक तो ये है कि द गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग टू यूज दिस टू इवन लॉन्च दीज एप्लीकेशंस के जी आप ये ऐप Yeah, डाउनलोड कर लो फोन पे yeah. एंड रजिस्टर फॉर द दिस अननेसेसरी, एक वो जो फेटिशिज्म हो गया ना टेक्नोलॉजी का, जिसको हिंदी में पता नहीं उर्दू में लफ्ज है कि नहीं, हवा, एक चीज का हवा बना दिया कि जी हाँ, ये ऐप डाउनलोड कर लो, एंड इट्स काइंड ऑफ दैट टेक यूटोपियनिज्म ना कि जी ओ हम्म, अच्छा प्रॉब्लम क्या है जी, पॉवर्टी है, अच्छा जी ऐप ऐप बना लेते हैं जी, पॉवर्टी के लिए तो ऐप बना लेते हैं। So I think this has also snuck in, and in a way, we have been aping some attributes of the Chinese state. In terms of we have been trying to push for facial recognition, yes. and facial authentication. और मुझे ये नहीं पता कि पाकिस्तान में कितने हद तक हो रहा है. So perhaps you can talk about that in terms of governments learning from each other, even rival governments learning from each other in that sense. यार पाकिस्तान में I mean at least the experience that I've had is I'm very used to being surveyed. The only difference is I don't want to know if I'm being surveyed. Hmm. बात है कि yes, I perhaps it's not operating in a sort of more sophisticated way, perhaps that it is happening in India, where आप लोगों ने एप्स के थ्रू जो है लोगों को सर्वे करना शुरू कर दिया है, मॉनिटर करना शुरू कर दिया है. China has been going through something similar. Pakistan is trying to move in that direction, but currently we lack that kind of tele-density, and we lack those kinds of resources. So most probably this is looking to be something which is going to develop a lot over time. And I think the idea that we are being globally surveyed is not necessarily something that requires state resources. Frankly speaking, हमने अपना सारा data we've literally handed over to Facebook and WhatsApp on a silver platter, and that's something that at some level digital citizens are kind of becoming more and more okay with, because they've realized कि भाई आप Google operate नहीं कर सकते, आप Facebook operate नहीं कर सकते, you can't do any of that stuff without giving some part of your data. And then it only comes down to individual governments to make deals with these companies and retrieve this data. So I don't really think the state needs to employ its own resources in the way that we would assume in the past, because अब ये जो है बहुत आसान और बहुत कन्वीनियंट हो गया. जो दूसरी बात जिसमें ना मुझे लगती है एक सिमिलैरिटी लगती है, वो ये कि देयर सीम्स टू बी एन एलिमेंट ऑफ एक्सेप्शनलिज्म व्हेन इट कम्स टू द कोविड रूल्स इम्प्लीमेंटेशन. कि भाई आप ठीक है, हमारे ये सारे रूल्स वगैरह हैं, ओ बट हियर इज दिस थिंग हैपनिंग, इसके लिए हम एक एक्सेप्शन करेंगे. एंड दिस इज आई थिंक वेयर आई फील के देयर हैज बीन अ tacit support of some elements and a more overt opposition towards certain other attempts. मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जब पीडीएम ने रैलीज करने की कोशिश की थी, देवर cited as super spreader events by the government कि आप लोग इस तरह रैलीज ना करें. एंड बाय द वे राइटफुली सो, दे वर सुपर स्प्रेडर इवेंट्स. मतलब आप व्हाई Right. इज इट कि यू आर होल्डिंग दीज रैलीज. बट एट द सेम टाइम व्हेन खादिम रिजवी केम टू Islamabad and Pindi in November demanding the expulsion of the French ambassador over the whole French cartoon controversy जो Emmanuel Macron ने जो comments किए थे, उस वक्त nobody was talking about super spreaders. And then ironically when Khadim Rizvi himself died of COVID a few days later, there was a massive funeral in Lahore which featured hundreds and thousands of people. उधर भी कोई किसी ने बात जो है
सुपर स्प्रेडर्स की उस वक्त नहीं की. सिमिलरली इंडिया वाली साइड पे भी आई फील के लाइक जो है ना एक केस टू केस बेसिस पे क्वालिफाई किया जाता है, डिसक्वालीफाई किया जाता है. आई मीन आई कांट हेल्प बट कंपेयर व्हाट हैपेंड इन कुंभ मेला दिस ईयर to the whole ruckus over Tablighi Jamaat's conference in Delhi last March, where everyone was saying कि जी ये तो कोरोना जिहादीज हैं और ये तो चाहते हैं कि जो है मतलब मुल्क में जो है और बीमारी फैले, and the irresponsibility and the attitude of the quote unquote Muslims was very much put under the microscope. But somehow we don't really see that kind of scrutiny from the media when it came to the Kumbh Mela. And I think that's one thing that's really been a big bone of contention for me कि भाई why is it कि आप एक ग्रुप के ऊपर इस तरह पॉलिसी रखते हैं बट एक और ग्रुप के ऊपर उस तरह पॉलिसी रखते हैं. And that's I think where the government and administrative collusion aspect is so damaging with regards to the pandemic response. हाँ, और ये बिल्कुल ये पॉइंटेड इट आउट कि these things both in terms of Tehreek-e-Labbaik Pakistan and in terms of Kumbh Mela and other such gatherings in India, the thread is कि the state has in a way taken away its or just acknowledged tacitly कि हम majoritarianism को ना ही हम co-opt करने के अलावा हम उसको पनाह भी देंगे in a way and we will let it veto things, right? तो एक ये हो गया कि जो मेजोरिटेरियन एलिमेंट है आपके मुल्क में, ठीक है, जैसे इंडिया में जो हिंदू नेशनलिज्म है, अब उससे मतलब जो भी हिंदू नेशनलिस्ट जो भी तंजीमें हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको एक किस्म की वो मिली हुई है कि वीटो के वो तो जी बोल देंगे कि जी नहीं हम तो करेंगे ही और दे विल बी अलाउड. अब उसका जो मतलब उसके बरक्स अब जैसे यू मेंशन द तबलीगी जमात एंड इंडियंस एंड स्पेशली जो प्रोग्रेसिव सर्कल्स नो अबाउट दिस वेरी वेल कि उस वक्त इवन जो मेन स्ट्रीम मीडिया था उसने कितना वो स्टेट के जो डिस्कोर्स को मतलब फैलाया और किस हद तक इवन जैसे इंडिया टुडे एक मैगजीन है, इट इज इंग्लिश और इंडिया में इंग्लिश को एक कन्फ्लेशन मिल जाती है कि फिर तो लिबरल ही होंगे शायद क्योंकि अंग्रेजी में बातें बातें कर रहे हैं, तो which is obviously incorrect. And they had this weird infographic where there were these pie charts and stuff, and it resembled a Muslim man wearing a ski cap. Like that whole page resembled a Muslim man wearing, yeah, sorry, a ski cap, nahi, a skull cap, sorry. Wait, what was the graphic? I want to know what the graphic was. I gotta see that, please. तो वो गूगल इमेज पे सर्च कर लो इंडिया टुडे तबलीगी जमात और वो इमेज सर्च में आ जाएगा. इट वाज हॉरेंडस, मतलब जो वहां पे जो ये डिस्कोर्स था. और वेल इंडिया टुडे हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री इन अ वे कि उन्होंने कुछ तो गोधरा के 3-4 साल बाद ही मोदी को बेस्ट चीफ मिनिस्टर का भी खिताब दे दिया था. तो दे हैव हैड आई गेस लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वाइट वॉशिंग सिंस इन दैट सेंस. तो ये तो है. Oh my God, I just saw the graphic. And to all everyone in Pakistan and in India who has not seen the graphic, I would highly suggest कि अगर किसी को भी इस्लामोफोबिया पे कोई क्लास पढ़ानी हो, this can be your first class, first lesson, first slide of the presentation. Oh my ठीक है God, ना? this is so good. I love कि skull cap के नीचे उन्होंने stats. Oh, it's amazing, यार. This is like really offensive. It's so offensive. It's actually funny. I can't believe someone approved this. Amazing. बिल्कुल. तो ये है कि हमारी जो रियासतें हैं ना, दोनों जो स्टेट्स हैं, दे हैव बेसिकली गिवन अप इन द सेंस दे हैव फर्स्ट दे रोड द टाइगर ऑफ मेजॉरिटेरियन फोर्सेस एंड नाउ द टाइगर इज ईटिंग देम इन अ वे. सो ये तो है ही दैट वी हैव एब्डिकेटेड दैट रिस्पांसिबिलिटी. और इधर आई वांट टू मेक अ स्लाइटली अनएजुकेटेड पॉइंट. यू नो देयर वाज अ लॉट ऑफ दिस क्रिटिसिज्म इन द लास्ट 15-20 years इवन इन एकेडमिक डिस्कोर्स के जी जो सेक्युलरिज्म है ना और ये जो सारे प्रोग्रेसिव आइडियाज ये जो हैं, ये तो सब वेस्टर्न एनलाइटनमेंट आइडियाज हैं, ये तो इन ममालिक पे काम ही नहीं करते, इनकी तो सोसाइटीज ऐसे काम ही नहीं करती. और तो इधर हमें ना वो लोकली ग्राउंडेड सॉल्यूशंस ढूंढने चाहिए एंड एवरीथिंग, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. यू हैव टू अपील टू द लोकल कॉन्टेक्स्ट, राइट? लेकिन यू नो उसमें आपने कह दिया कि जी आप इन सोसाइटीज पे छोड़ दें, वो खुद अपना एक टॉलरेंस का वो एक नैरेटिव जो है उनमें इनहेरेंट कहीं वो वेल स्प्रिंग्स वो आ जाएंगे और they will sort it out. तो अब उसमें ये जो क्रिटिक हो रहा था, इसमें one of the scholars who I actually like, Ashish Nandi, made this critique about secularism in India, and this is around 20-30 years back, I guess. He made this critique. What
is often forgotten is that we are the inheritors of a post-colonial system जहाँ पर, और तुमने कहा था मुझे कि ये लफ्ज ना इस्तेमाल करना और अपना वो एकेडमिक जार्गन ना घुसाना, लेकिन कि भाई हमने एक अपनी स्टेट का एक ढांचा इनहेरिट किया है जिसमें हम लोगों को टैबुलेट करते हैं, उनको नंबर करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं कि जी आप मेजोरिटी में हैं, आप माइनॉरिटी में हैं। तो जब ये एक बार आपने डायनामिक फैला दिया तो आप उसको एकदम से निकाल नहीं सकते, और फिर पॉलिटिक्स उसके Yeah. इर्द गिर्द ही घूमेंगे, राइट? तो आप इधर से एकदम से नहीं इमेजिन कर सकते कि जी जो 16th सेंचुरी में अब कबीरदास कुछ कह रहे थे, और तो जी अब सोसाइटी में बस हम हर एक को कबीर के दोहे सुनाने लग जाते हैं, बुल्ले शाह सुनाने लग जाते हैं, तो इट विल ऑटोमेटिकली द प्रॉब्लम्स विल सॉर्ट देमसेल्व्स आउट, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज के it's the right wing which appropriates this message the most of this कि जी हाँ हम enlightenment values के against हैं, हम decolonial हैं। So एक वो Right. उसमें एक paradox develop हो जाता है। When we talk about Tehreek-e-Labbaik Pakistan, we'll talk about that also, how Islamophobia has been hijacked by reactionary forces. तो ये भी है एक there is a larger dynamic at play कि जहाँ से एक जो पहले 30-40 साल पहले एक जो अनकंटेस्टेड थे जी के वो कॉमन सेंस है, साइंस है, ऐसा नहीं था कि ये सोसाइटीज में उस टाइम साइंस बहुत पॉपुलर था, बट एक स्टेट के लेवल पे था कि जी हाँ दिस इज साइंस, दिस इज नॉट साइंस, राइट? Hmm. एंड दैट इज समथिंग वी हैव टू इम्प्लीमेंट इन दैट सेंस, राइट? तो वो एक जो रिट्रीट हुई है, आई थिंक दैट हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू दिस करंट क्राइसिस दैट वी फाइंड आवरसेल्व्स इन। सो या Yeah, I mean, it's just so much to unpack over here. ना वो अरुंधति रॉय का जो बहुत एक अच्छा आर्टिकल था गार्डियन में, I would highly recommend people read it. In fact, see if we can maybe share the links to that as well. She makes this really good point. It's not just the fact that the government has had the response that it has. It's the fact that there has been a collusion of different elements in it. The nativist ideology to have, which has been allowed to predominate. The fact that people haven't really challenged it as much, and the fact that not only have those things been allowed to prevail, but they've actually been instigated and encouraged. So there's a really good passage from that from this article na, wo कहती है कि Frederick Douglass said it right: the limits of tyrants are prescribed by the endurance of those whom they oppress. How we in India pride ourselves on our capacity to endure. How beautifully we have trained ourselves to meditate, to turn inward, to exorcise our fury, as well as justify our inability to be egalitarian. How meekly we embrace our humiliation. And I mean, I can't help but keep thinking about this over and over again. It's not just been a failure of the state per se, it's been a failure of every cultural failsafe that we thought that we had, that would be able to maybe create some layer or even veneer of protection, but it didn't happen. Didn't happen from the courts, didn't happen from the politicians, didn't happen from the media. एंड उसका फिर इवेंचुअल रिजल्ट ये निकला कि जितनी भी जो डिसमेंटलिंग जो हो रही थी एक सबवर्सिव लेवल पे, वो ओपनली जो है उसका जो डैमेज जो है इस पेंडेमिक ने एक्सपोज किया है. एंड इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट बिकॉज या यू राइट, लाइक पीपल विल हैव दिस डिबेट ऑफ लाइक व्हाट इट मीन्स टू बी सेक्युलर. क्या लिबरल्स जो लिबरल फिलॉसफी जो है, क्या हाउ इज इट अलाउड मोदीज थिंग्स टू हैपन अनचैलेंज्ड, बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स रियली द ट्रूथ. और बहुत सारी ये जो आपके जो सोसाइटल स्ट्रक्चर्स हैं उनकी जो डेग्रेडेशन है, इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू दिस false notion that we had can we'd be able to like somehow persevere, and we would have the people and we would have the institutions in place to do that, and that didn't happen. वही बात आपकी आती है कि eventually we've kind of just fallen prey to majoritarianism. अभी भी on the other side, Tehreek-e-Labbaik Pakistan has kind of gone off on the deep end when it comes to its anti-government, anti-state activities. They've done like massive rallies in Islamabad, Pindi. They did rallies in Lahore. They did them in Karachi, Peshawar. बहुत सारी riots हुई. Police officers got killed. There were also reports that some military officers might have been killed or wounded as well. और the fact that उसके बाद after all of that, eventually the government realized कि नहीं, इनको हम ban करते हैं under the Anti-Terrorist Act. अब interestingly, this is not the first time TLP has done this. TLP has had 4 or 5 such events in which people have died, property has been damaged, but yet every time उनके लोगों को रिहा कर दिया जाता है, और every time जो है वो एक गवर्नमेंट एक डील कर लेती है, despite saying कि जी we don't negotiate with terrorists. अब खैर उन्होंने अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर तो कर दिया है, बट द सुप्रीम, आई डोंट नो हाउ टू से, जिसको मतलब कहते हैं ना सोने पर सुहागा, इज दैट TLP was somehow miraculously banned
but at the same time it was also allowed to contest the recent by elections in Karachi NA 249 जो बल्दिया टाउन वाला जो एक बड़ी important constituency है. Interestingly, the opposition parties, People's Party and PMLN, were like almost neck and neck. The ruling party, Tehreek-e-Insaf, has finished at number 5, and TLP was at number 3. Tehreek-e-Labbaik almost won that particular constituency. So a party that has been labeled as a terrorist organization under the ATA, जो हमारा अपना पाकिस्तान का law है, was also within his length of actually winning a political election as well of a very, very critical constituency. And that kind of cognitive dissonance is something that I just feel is at the heart of this whole problem. The fact that our societies do not reconcile with the evil and the damage committed with this nativist majoritarian ideology. And that's basically what I think is at the heart of the problem. We just do not see the adverse effect that our own systems and our own biases have done to us. And I think the pandemic has done an excellent job of not just neglecting all of this, but actually exposing this damage to everyone's adverse effect. बिल्कुल बिल्कुल. So अच्छा, I have, because now we have, क्योंकि तूने चिट्ठा खोल दिया TLP का, do we have time to talk about that, by the way? Yeah, we can talk about it, definitely. We can talk about it. ठीक है. So like, just coming from India, and I don't understand those dynamics very well. लेकिन जैसे तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का मैं देख रहा था, जैसे even उनका ऑनलाइन डिस्कोर्स और वो सब, तो मैं साद रिजवी की मैं रैली, साद रिजवी है ना उसके बेटे का नाम, जी साद रिजवी. हाँ हाँ. So मैं साद रिजवी की मैं अभी रैली देख रहा था. वो आया अपने पोडियम पे, and then he starts with a I think Quranic ayat or something. And as soon as he comes on the stage, people start shouting the kalma, right? And it's a very loud boom almost from his supporters. So it reminded me, एक तुमने ना मुझे फिल्म बताई थी 2010 में, बहुत ही क्लासिक है, मैं हर एक को दिखाता हूँ वो फिल्म का एक सीन, इंटरनेशनल गोरिल्ले. तो जो उसका आखिरला सीन है जिसमें वो जो मुजाहिद होते हैं, तीनों मुजाहिदीन होते हैं, वो उसको सलमान रुश्दी को चेस कर रहे होते हैं, फिर वो जो फ्लाइंग कुरान्स आती हैं, उसमें जब इवन सलमान रुश्दी डाइज इन द लास्ट सीन, तो एक क्या कहते हैं, वैसे ही एक वो चांट आती है, द कलमा, राइट, एंड इट फिल्स द एयर, तो मुझे तो एकदम वो ऐसे लगा कि वो जो कलमे पे इतना इसरार है और उसका एक एस्थेटिक है पूरा, it carries on a very old legacy in that sense, creating an aura of invincibility through just being loud in that sense, with your message, which I found very interesting. Acha, और मुझे, if you can tell me more about that, is as far as the support base is concerned, it appeared to me कि जो TLP का जो support base है, that is what I would call maybe the lower middle class of the population from an urban setting, which for me is weird because I used to think कि जैसे एक जो हमारी traditional conception थी ना, वो शायद गलत है, कि जैसे TLP एक बरेलवी इस्लाम की एक outgrowth है, मतलब बरेलवी इस्लाम से it subscribes to and everything, और बरेलवी इस्लाम को माना गया था कि स्पेशली ये जो पोस्ट 9/11 डिस्कोर्स में, कि जी एक तो जी देवबंदी और वहाबी हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ है ये बरेलवी जो कि एक रूरल थोड़ा सा है, वो मज़ारों में जाते हैं, और अब मैं जैसे देख रहा हूँ जो TLP का सपोर्ट बेस है, दैट इज मूविंग इनटू अ मोर अर्बन सेटिंग ऑलमोस्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय असम्पशंस रॉन्ग कि ये अर्बन रूरल डिवाइड ऐसा है ही नहीं जैसा कि बताया गया था. एंड कैन यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन दे आर टैपिंग इनटू, बिकॉज़ इट हैज टू बी मोर देन जस्ट खत्म नबूवत, राइट? तो वो क्या है, मतलब व्हाट इज दैट प्ले, कि अगर वो, इफ यू आर सेइंग दे आर ऑन द थर्ड नंबर पे आते हैं वो, और इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल जमातों को हरा देते हैं, कि उसके मतलब और भी तो मतलब डीपर वो होंगे ना वजूहात. So I'll just give like a quick primer on TLP because it's a very fascinating case study in terms of how quickly it has grown into becoming one of the country's most prominent political forces, and that too on a purely one point agenda. मतलब लोगों की economic policies होती हैं, political policies होती हैं, international relations policies होती हैं, but somehow TLP has only survived on one particular agenda point, and that's Namus-e Risalat, and it's a very interesting case study.
बेसिकली फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आपकी जो ट्रेडिशनल एक्सट्रीमिज्म या मिलिटेंसी देखा गया है पाकिस्तान में वो सीन फ्रॉम द देवबंदीज, एंड देवबंदीज हैव ट्रेडिशनली प्रैक्टिस्ड अ मोर एलिमेंट्री एंड अ मोर कंजर्वेटिव ब्रांड ऑफ इस्लाम। और बहुत सारे जो आपके ग्रुप्स जो हैं, जो मिलिटेंट ग्रुप जो इमर्ज हुए हैं, मिसाल के तौर पर तरीके तालिबान पाकिस्तान हो गया, दे वर प्राइमरली देवबंद ग्रुप्स एज अपोज टू लश्कर तैयबा which was more or less seen as Salafi, but I'll get into that debate later. Brelvis, for the most part, were seen as somewhat like hippie, moderation loving, like Muslims who were just really very much all talking all about love and peace and understanding, जो हम hippies के hippie movement के साथ associate करते हैं. Mostly people that revered the prophet, and that for them was their big thing. जितनी भी हम बातें करते हैं ना अबाउट एम्प्लॉइंग ब्यूटी इन इस्लाम, चाहे वो हमद हो, नात वगैरह हो, ये सारी चीज़ें बरेलवी में बहुत जो है इन चीज़ों में यकीन करते हैं. दैट्स व्हाई लॉट ऑफ द श्राइन रिलेटेड प्रोटेक्शंस हैं वो सारी बरेलवीज हैंडल करते हैं, बिकॉज दे आर द वंस हु रिवेयर सूफीज एंड रिवेयर श्राइन्स एज वेल. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर कल्चर. बात ये हुई है कि अराउंड 2010 2011 the blasphemy issue like took place, it got into the center stage. It has been for a long time, but the whole Asia baby case just put it on the map like nothing else, and that eventually led to an entire group of people speaking out against the alleged blasphemy of a woman who was wrongly convicted of it and had to spend almost a decade in solitary confinement because of it. It also resulted in the deaths of one sitting governor and one sitting federal minister, both of whom supported the fact case पे due process होना चाहिए. And the fact that that person who assassinated them, the person who assassinated the governor, was the security guard of the governor himself. And Mumtaz Qadri then becomes this Ghazi Ilmdeen Shaheed type revered figure जिसने जो है ना मुझसे रिसालत के नाम के ना पर दफा किया and so on and so forth. And that in turn led to this outpour of support for Mumtaz Qadri, which unfortunately was not challenged the way it should have been, even though it eventually resulted in his incarceration and eventual execution. But a kind of dam had just burst, and it was just a matter of time before someone was going to employ and exploit this particular sentiment. And Tariq-e-Labak just was in the absolute right position to do this, because Khatm-e-Nabuwwat and Barelvi groups have been peddling this issue for a while, but to actually weaponize it into a one-point political issue was something that Khadim Rizvi and Tariq-e-Labak did in a way far more effective than we would assume. And it eventually just swelled into a group which unfortunately created a lot of hurdles for the government. And unfortunately the government was in a bad situation at that time as well due to some other controversies. So it was just, I guess, fuel on top of the powder keg which led to the collapse of the government. And that in turn gives these guys a lot more confidence कि भाई अगर हम इनको टिप ओवर कर सकते तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं. And the problem is कि जब आप encourage होते हैं कि हम इस किस्म की चीजें कर सकते हैं और we can get away with anything, that in turn emboldens more violent and more activist behavior, which is eventually what led to the events of last year and this year as well. So this idea that this is primarily lower middle class urban movement is to an extent true, but there are regional dynamics as well. Misal ke taur pe, you'll find TLP support a lot more in central Punjab more than anywhere else. For example, agar main compare karu isko with sectarian violence. Furthermore, the fact that urban centers mein, it's very popular, not just among lower middle class. You might see more mobilization by the lower middle class, but trust me when I tell you that blasphemy ke issue ke upar, you will consistently find polls which have over 90% support. हर बंदा जो है इस बात पे disagree नहीं करता कि भाई हमें जो है anything that is contrary or insulting to the prophet that needs to be challenged head on, even if it involves physical force. And unfortunately, the way 295C has been interpreted and misinterpreted, आप किसी भी बंदे पे accusation लगा सकते हैं blasphemy का, and that pretty much is the end of their life. I can't tell you the number of cases where people have been wrongfully accused, but they're afraid to come out of the prison because they know that if they come out, then they'll just get killed again. So it's not necessarily limited to one particular socioeconomic group of people. It has broad mass appeal, a lot more than people thought previously. And the fact that NA 249, जो एक बड़ी एक critical constituency है कराची की, where
last time around in 2018, the president of PMLN, like Shahbaz Sharif, one of the most prominent politicians of the country, was actually contesting this seat alongside PTI's Faisal Wada, who eventually became a federal minister. उसकी भी जो है मतलब it's a very very important seat. तो इस सीट के ऊपर अगर आप imagine कर सकते हैं कि TLP का बंदा नंबर 3 पे है, obviously nationally पिछले भी polls में TLP was I think number 3 or number 4 overall. That calls into question this idea that it's a nativist movement which has a small group of like very passionate supporters. If anything, it's the other way around. I think it has a lot of tacit, implicit support backed by a very strong activist group of people who mobilize as well and will resort to violence against the state, threats against the state wherever possible. And the fact that आप कुछ एक्टिविस्ट के खिलाफ भी एक्शन करते हैं तो उस चीज को एक खत्म नबूवत का इशू बना दिया जाता है कि मतलब लास्ट टाइम आई रिमेंबर जब पुलिस ने अरेस्ट करने की कोशिश की थी एक्टिविस्ट को, खादिम रिजवी ने शुरू कर दिया कि तुम तो लोग जो है तुम आशिक रसूलों के खिलाफ तुम लोग लड़ रहे हो और तुम तो लोग हो ही मतलब गद्दार और तुम तो लोग हो ही काफिर एंड सो ऑन सो फॉर्थ, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ element that you can't carry action out against these groups because it will be considered blasphemous, and you have to support violent action because it is considered love for the prophet. It's so insane yet absolutely captivating to a lot of people who believe in the spirit of that message. बिल्कुल, मैं इधर अगर एक चीज़ कहूँ कि इन टर्म्स ऑफ कि ये जो वैसे ये जो इश्यू है, ये तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पिछले 15-20 साल का है, ये तो उससे भी मतलब अगर आप गाज़ी इल्मुद्दीन का जैसे तुमने ज़िक्र किया Exactly. कि उधर अल्लामा इकबाल भी सपोर्ट में आ गए थे गाज़ी इल्मुद्दीन की। तो ये एक क्या कह सकते हैं, एंड आई एम गोइंग टू प्लग माय डिसर्टेशन हियर लाइक एनी शेमलेस एकेडमिक, कि एक जो ग्रामशी कहता है कॉमन सेंस के बारे में कि किसी भी सोसाइटी में कई ऐसे आइडियाज होते हैं व्हिच आर टेकन फॉर ग्रांटेड, जिनको एक किस्म से क्रिटिकल या क्वेश्चनिंग से बाहर रखा जाता है कि जी ये तो लोक सुरत है, ये तो आम Right. सोच है हमारी, ठीक है। सो Right. अब जैसे यू आर्टिकुलेटेड इट वेरी वेल के पाकिस्तानी सोसाइटी में जो ब्लास्फेमी का इशू है दैट हैज ए नियर कंसेंसस, तो उसमें ये हो सकता है कि एक ग्रुप आपका वैनगार्ड बन गया जो सड़कों पे आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे जो अपर मिडिल क्लास होते हैं वो चीजें इमोशनली तो बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन यू नो सड़कों में आने के लिए उनको तकलीफ होती है। एंड आई कैन कंपेयर इट टू इन टर्म्स ऑफ द वे वो जो एक फ्रेमिंग होती है कि हर चीज को एक खत्म नबूवत और नामूस रसालत का इशू बना दो, इट इज अकिन टू जैसे एक जो इंडिया में 2015 में आई थिंक जब सबसे पहली बार वो बीफ के ऊपर किलिंग हुई थी, बीफ के मसले पे क्या कहते हैं दादरी में मोहम्मद अखलाक की, तो उसके बाद जो सारा मीडिया का डिस्कोर्स था वो ये था कि जो गोश्त था वो था किसका, बकरे का था कि गाय का था। तो उसमें एक वो सवाल ही नहीं पूछा गया कि वेट अ मिनट, अगर किसी ने बीफ खा भी लिया तो कोई मतलब कोई जुर्म थोड़ी हो गया, यू नो दे आर नॉट फोर्सिंग एनीवन एल्स टू बिलीव इन दैट। सो इन दैट सेंस आई गेट योर पॉइंट कि ये इश्यूज इतने इमोटिव हैं और इतने वो टेकन फॉर ग्रांटेड हैं कि वो उन पे एक हेड ऑन उनको इस डिस्कोर्स को काउंटर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट मैं ये भी सोच रहा था इस पूरे पिछले स्पेशली जो 15-20 साल में एक किस्म की 9/11 के बाद एक ये हुआ ना कि जी ये रेडिकल इस्लाम है, ये मॉडरेट इस्लाम है और ये फलाना है, तो इसमें जो और बहुत सारे थिंक टैंक्स को बहुत पैसे मिले गए कि जी आप ये मॉडरेट इस्लाम और ये सूफी और ये चीजें प्रमोट करें। और इसमें एक डायनामिक था कि आई नोटिस्ड के एटलीस्ट विद माय वेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी के द English press and the Urdu press was speaking in completely different voices, which is Right. also the case in India Yeah. to some extent. But now the English press has also been co-opted in a very majoritarian frame. But also मैंने ये notice किया कि जैसे खादिम रिजवी का जो डिस्कोर्स था एंड दैट वाज पेपर्ड विद पंजाबी, उसमें ही सेज कि ए की हो रहा है पैन दी सिरी एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। एंड इन अ वे आई वुड इमेजिन कि उसकी एक मास अपील इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लिसनिंग टू समवन लाइक जावेद गामदी, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम करेक्टली, राइट। Right. और यहाँ पे एक जो हमारी जो क्या कहते हैं जो तरक्की पसंद तबका है उसका जो एक फेलियर रहा है इन टर्म्स ऑफ काइंड ऑफ आर्टिकुलेटिंग एंड इन विच लैंग्वेज एंड हाउ यू आर्टिकुलेट, क्योंकि अभी जैसे हम भी बात कर रहे हैं द फैक्ट कि हम आर्टिकुलेट जैसा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं तो यू वी नो यू ऑलरेडी लॉस्ट द बैटल, ठीक राइट. है। राइट. तो नहीं, मुझे याद है मैं कॉन्फ्रेंस पे था तो मैंने डिस्कोर्स का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो तुमने कहा था जी आप किस एनजीओ से ताल्लुक रखते हैं, मैंने कहा कि जी क्यों, जी ये डिस्कोर्स जो है आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, लाइक द आइडिया कि मैं अगर मुतालिया नहीं कह रहा मिसाल के तौर पर मैं डिस्कोर्स का हाँ लफ्ज इस्तेमाल, वो इन टर्न मुझे एक
पर्टिकुलर वो जो है डब्बे में जो है मुझे रख देते हैं फॉर दैट। खैर एनीवे, सॉरी यू वर सेइंग। हाँ, अच्छा, एंड आई वाज थिंकिंग, मैं जैसे नोटिस करता हूँ कि अब जैसे पंजाबी के बारे में, ठीक है, अब एक हमारे वो एक सोसाइटीज में एक क्लास बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन हो गई कि जे ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹੀ ਇਸ਼ੂ, ਇੱਕ ਦੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜੀ ਕੁੜੀ ਮੰਨ ਗਈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂ all of that, ਤੇ ਬਿੱਲੋ ਦਾ ਘਰ and all of that, and if you want ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਰਲ ਡਿਸਕੋਰਸ ਐਂਡ ਮੋਡਰੇਟ ਐਂਡ ਰੈਡੀਕਲ ਇਸਲਾਮ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ हो, सॉरी। एंड फाइनली कि अगर आप नेशनल इंटरेस्ट और उसकी बात करें तो आप उर्दू और हिंदी में बात करेंगे, ठीक है ना, कि और उसमें अब जैसे इवन द कन्फ्लेशन ऑफ उर्दू एंड इस्लाम इन पाकिस्तानी डिस्कोर्स, ठीक है ना, कि वो एक इस्लामी जबान है। तो अब ये पता नहीं अब कितनी हद तक सही है जो मेरे इंप्रेशंस हैं कि हमने अपने आप को महदूद रख लिया है कि हम बस ऐसे ही बात करेंगे, एसी में बात करेंगे, और एक हमने अपने लिए एक वो सेफ स्पेस ही क्रिएट कर ली है कि ठीक है, हमें पता है no one of any consequence would read Dawn or Express in the sense of political I mean political consequence of on the street, right, in the battle on the streets, which is a very stark discourse to, जैसे अगर आप progressive discourse of 30s और 40s के बारे में बात करें, जब उस्ताद दामन और बाकी जो हबीब जालिब, I would say I've deliberately kept Faiz out till now because I think Faiz again articulated a very nuanced kind of discourse, right? When you had to persuade the person on the street, Ustad Daman or Bulle Shah or Habib Jalib would be better in some terms than person like Faiz, who was more के literati का कि जी अच्छा जी मैं अभी literature festival पे जाना है and have to prove that I'm an intellectual, तो जी मैं Faiz दी गाल कर देना, you know, in that sense. So there are so many of these dynamics at play, or, and I know I'm blabbering on, so I would want you to step in at this No, moment. no, that's fine. That's perfectly fine. I'm more than happy to step in because what you're saying makes a lot of sense. Basically, बहुत सारा जो, I mean, it's interesting you mentioned the idea about language. अगर आप सिर्फ blasphemy का issue उठा रहे हैं ना, just the issue of blasphemy, the word blasphemy means something else. लेकिन जब आप उसकी उर्दू में translation करते हैं, which is basically तौहीन रसालत, तौहीन रसालत does not translate to blasphemy. तौहीन रसालत is literally translated to insult to the prophet, which basically means कि आपने लफ्ज के अंदर ही assume कर दिया कि जी हजूर की शान में तौहीन हुई है. It's not an allegation or an accusation. And the fact that the prophet has been invoked in this particular label creates a sort of sentimental attachment which nobody can disagree with. अगर आप किसी को कहने कि जी आप blasphemy क्या, this is important because the words that we use to describe people, मिसाल के तौर पे सेक्युलर की जो ट्रांसलेशन उर्दू में की जाती है वो है लादीनियत, which is a completely different thing, ठीक है. तो एक तो वर्ड्स की होगी, फिर उसके बाद जब इशू की अपनी लेबलिंग होती है उसमें भी आप देखते हैं इंग्लिश और उर्दू पेपर्स में बहुत सारी जो है डिफरेंशिएशन आती है. एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू काइंड ऑफ गो बैक टू NA 249 बिकॉज देयर हैज बीन अ सॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट नॉर्मलाइजेशन ऑफ दीस थिंग्स. आसिया बीबी के जब केस की बात होती है तो आसिया वाज रेफर्ड टू रिपीटेडली इन द इंग्लिश प्रेस एज आसिया बीबी और आसिया नौरीन, मेरे ख्याल से, if I'm not wrong, that's her name was. उर्दू प्रेस में और पर्टिकुलरली उर्दू प्रेस में आप एक तो मेन स्ट्रीम होते हैं अखबार जिस तरह नवाए वक्त जंग होते हैं जो काइंड ऑफ मेंटेन अ सॉर्ट ऑफ राइट ऑफ सेंटर बट समवट रिलेटिवली मॉडरेट स्टांस. जो आपके जो बाकी उर्दू पेपर्स हैं जो बहुत पॉपुलर, जाए उम्मत हो गया, इस्लाम हो गया, जसारत हो गया, but so the more right wing papers referred to her as Asia Maluna repeatedly as a label. Asia Maluna meaning ke Asia Lanati. So you are basically even in the name not just saying that she's guilty but saying that she is liable for abuse, and that abuse be like, or that she be castigated because of not just because of what she did, but because even though the courts etc they exonerated her, but despite that they continued to use that label Asia Maluna, like they had already made up their mind and they had already decided that she was the wrong person, even though there was so much of the evidence that actually showed the opposite. The fact that log abhi tak usko emotionally us tarah connect karte hain, and these are journalists by the way, ठीक है, एज ए जर्नलिस्ट यू नॉट सपोज टू टेक साइड्स लाइक दैट. लेकिन आपने जब एक प्योरली एडिटोरियल या एक आइडियोलॉजिकल बायस अपना दिखा रहे हैं इस चीज में, इतना ओपनली दिखा रहे हैं, मींस के इट्स नॉट जस्ट द फैक्ट कि पीपल आर इम्प्लिसिटली सपोर्टिंग दीस थिंग्स, वो तो ओपनली इन चीजों को सपोर्ट करें. 249 क्यों इंपॉर्टेंट है और ओवरऑल पॉलिटिक्स में क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि इट्स नॉट जस्ट एन इशू ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज फॉर मी इज एन इंडिकेटर ऑफ हाउ दिस काइंड ऑफ टेंड्स टू अफेक्ट पीपल्स परसेप्शन ऑफ एन इशू, either based on class structure
स्ट्रक्चर और बेस्ड ऑन सोशल स्ट्रक्चर्स. सो मिसाल के तौर पे पिछले इलेक्शंस में कराची में ही एक बड़े प्रोमिनेंट पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट हैं जिब्रान नासिर, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था. TLP गॉट ऑन हिज केस बिकॉज TLP वाज लाइक कि जी आप कहें कि अहमदी जो है वो लानती हैं, ठीक है. एंड ही सेड कि मैं तो नहीं, मतलब नहीं कि अहमदी जो है वो काफिर है, सॉरी, दैट अहमदीज, द अहमदी माइनॉरिटी कम्युनिटी इज they're not blasphemous but they're basically not Muslims. And Yeah. Gibran was like, I can't say something like that because they're not, I'm not a Muslim cleric or a scholar to be able to comment on that. They're people as well, like we all are. And TLP got on his case so bad कि ये जो बंदा मान ही नहीं रहा कि अहमदी काफिर है, उसका फिर मतलब, then you're basically put in that box where you're not just a liberal or a secular, you're considered anti-state and anti-faith because you dare to see a minority community as human beings and not as anything else. And that in turn led to Gibran's very public failure in those elections. I mean, TLP didn't win those elections. TLP did quite well in that election. But the fact कि इस किस्म के issues को as hot button topics इस्तेमाल किया जाता है. I mean, I can't help but come back to the idea of corona jihadis as well. या जो कुछ स्टेट्स में जो लव जिहाद के ऊपर जो लॉज भी आए थे, लाइक दिस होल आइडिया कि आप इतने आराम से लेबल करके एक एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल को आप इस तरह बॉक्स इन कर देते हैं एंड एट द सेम टाइम अपने मेजॉरिटेरियन और अथॉरिटेरियन बायस को आप मानने के लिए तैयार भी नहीं होते. एंड एट द सेम टाइम अगर मीडिया इस पे सवाल करे या कोई भी इस पे सवाल करे तो आप कह देते हैं जी ये एंटी स्टेट. आई मीन, आई कांट हेल्प बट थिंक कि जब ये कोरोना पैंडेमिक का पूरा रिस्पॉन्स चल रहा था, RSS ने तो क्लियरली अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे दी थी कि जी एंटी इंडिया फोर्सेस जो हैं इस क्राइसिस को इस्तेमाल करेंगे नेगेटिविटी या मिसट्रस्ट क्रिएट करने के लिए, और मीडिया को कहा कि जी आप जो है हमारा सहारा बने. आई कांट हेल्प बट कंपेयर दिस टू हाउ पाकिस्तान लुक्स एट इश्यूज लाइक ब्लास्फेमी, हाउ इट लुक्स एट इश्यूज लाइक औरत मार्च, CPAC, आई मीन नेम इट व्हाट यू विल. एंड दिस होल आइडिया कि हम जो है ना, हमने अपने माइंड्स में एक बायस बनाया हुआ है और हम उस चीज को रिकग्नाइज करना तो बड़ी दूर की बात है, बट इवन एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन लाइव्स and the damage to our own society, we don't recognize and we don't try and reverse that trend. And that to me is very, very upsetting and disturbing because हमने इन चीजों को बहुत अरसे इन चीजों को टॉलरेट किया और समझा कि यार ये चीजें फ्रिंज हैं, लेकिन हमने कभी भी इनके डैमेज को सही तरीके से समझने की कोशिश नहीं की. और ज्यादातर ये डैमेज पॉलिटिकल या सोशल होता है, सो इट्स नेवर सीन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. बट आई थिंक द पैंडेमिक हैज बीन अ वेरी वेरी गुड वे ऑफ एक्सपोजिंग, if you will, this kind of the damage of this vitriol. कि आपने अपनी रस्में नहीं छोड़ी, आपने अपनी लड़ाइयां नहीं छोड़ी, और आपने इन इदारों को और उन स्ट्रक्चर्स को जो एक्चुअली आपका सपोर्ट थे उनको आपने डिसमेंटल कर दिया है, अपनी एबिलिटी टू क्रिटिक छोड़ दिया है, अपनी एबिलिटी टू थिंक अबाउट साइंस एज मोर प्रोमिनेंट देन एनीथिंग एल्स, वो सारा आपने छोड़ दिया. और उसका जो नतीजा निकला है, उसका जो नुकसान निकला है, वो ये है कि लाखों लोग हर रोज इस एरिया में मर रहे हैं and there's nothing we can do about it other than just lament at the fact that what have we done. And that to me is deeply, deeply upsetting. Right. And I think that's a good hopeless note. I think Yeah. and our current discussion on and there are a couple of threads jo I think in a future podcast I want to pull and discuss. वो ये एक तो जी जहाँ तक ये जो राइट विंग फोर्सेस हैं और जो रिएक्शनरी फोर्सेस हैं सब कॉन्टिनेंट में, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, उनकी पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में कि ठीक है कि इनका जो ऑक्सीजन है, ठीक है, जो इनको सस्टेन करते हैं, इनका जो कैपिटल के साथ अलायंस है वो कैसे नेगोशिएट होता है, ठीक है, और वो Right. उसके क्या डायनामिक्स हैं. क्योंकि ये सिर्फ प्रॉब्लम एक डिस्कोर्स की नहीं है कि जी अच्छा वो उसने एक रिटोरिकल फ्रेम में उसको पुश कर दिया जिब्रान नासिर को, या इंडिया में किसी को एंटी नेशनल बोल के उस पे काला वो मार्क सा लगा दिया. Exactly. इट इज ऑल्सो कि ये जो इनका जो ऑक्सीजन है, इनकी जो हेजेमनी ओवर मीडिया है, वो उसके लिए ऑब्वियसली सरमाया चाहिए होता है, उसके लिए कैपिटल चाहिए होता है, और उसके बिना इनका ये ऑक्सीजन, दे वोंट बी एबल टू डोमिनेट द वॉइसेस, राइट. यू कैन हैव एन ओपिनियन बट यू नीड दैट टू एम्पलीफाई इट एंड टू मेक श्योर दैट यू आर हर्ड एवरीवेयर एंड यू क्रिएट दैट इफेक्ट दैट यू आर एवरीवेयर. और अगर आप उस डिस्कोर्स के तहत नहीं चलोगे तो वायलेंस भी हो सकती है, एक रिएक्शन, ठीक है ना. तो एक जो खौफ है और जो उसका डर है, तो उसके इकोनॉमिक पहलू भी है. तो क्या कहते हैं, उसके लिए हम आई थिंक वील डिस्कस इन अनदर एडिशन ऑफ दिस पॉडकास्ट, बट वील कंटिन्यू दिस डिस्कशन. एंड सो आई थिंक दिस इज अ गुड वे, एंड आई होप कि हमने इन इश्यूज पे बहुत सारी मिट्टी पाई और आपको कुछ समझ नहीं आया और आप शायद
you know now less than what you did before. Usman, any other concluding notes? Just a small thing, because I think you hit upon a really important point, and I think थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं थोड़ा इस चीज को एक positive note पे डालें. Interestingly, like when we were coming up with names for the podcast, one of the reasons we decided on Mitti Pav was because, frankly speaking, the idea of an Indian and a Pakistani talking about issues of their own country and outside of their own country is almost considered an act of heresy and sedition to many. तो अगर हम पहले कोई क्या उसका नाम है काफिर या गद्दार नहीं डिक्लेयर हुए थे, आप तैयार हो जाएं, इस पॉडकास्ट के बाद लोग आपको यही समझेंगे. So we thought that was really fascinating कि like let's try and get ourselves above these labels and above these petty squabbles and try and have a discussion which can be honest and meaningful as opposed to just one based on bias and vitriol. And we're hoping that in the future episodes and in the future work that we'll do together, we can touch upon many of these issues in a more heartfelt and in a more direct and honest way than people have wanted to do so before. And right. I'm really, really glad that Amit could be part of this project with me as well. And we look forward to many, many more interesting and disappointing and nihilistic and optimistic discussions on our country's future, what it means for each other, and the larger implications for the region and the world as well. With that, I'd like to sign off from our first episode of the Mitti Pav podcast. Any last words, Amit, before we call it quits? कुछ नहीं, थैंक यू जी सारिਆਂ ਨੂੰ, रब रखा, सब लोग ठीक रहें, सलामत रहें और कोरोना को सीरियसली लें. एंड yeah, I think that's a good message to end things on. Usman is the paradoxically the optimist over here. ठीक है जी, इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट तक आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. इंशाल्लाह see you guys very, very soon.